नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल गंगवार और बिहार अपडेट में आप सबका स्वागत है। आप मेरे साथ देख रहे हैं बिहार की चुनावी डायरी। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज हमारे साथ हैं अनीता चौधरी जी, जो स्वयं वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार के मामलों पर काफी पकड़ रखती हैं। अनीता जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो जैसा आपको हम बिहार की डायरी में निरंतर बता रहे हैं कि बिहार में जो चुनावी हलचलें शुरू हुई है वो किस प्रकार से शुरू हुई है और कहां पर क्या क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या गठबंधन बन रहे हैं, कहां टूट रहा है, कहां जुड़ रहा है और कैसे कैसे जाल फैलाए जा रहे हैं मछलियां फंसाने के लिए, कौन हमारे पाले में आ जाए, कौन हमारे पाले से दूर जाए। आज हम बात करेंगे महागठबंधन के बारे में। महागठबंधन यानी कि जो भाजपा गैर भाजपा जो दल है, जेडीयू के साथ मिलकर भाजपा जो एनडीए बना हुआ है, एलजेपी बना हुआ है, लेकिन उसके बाद जो बाकी सारे दल हैं वो मिलकर एक महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास कहाँ कितना पहुंचा है और क्या उसमें दिखाई दे रहा है आज के समय में, इस पर हम चर्चा करेंगे। रवि जी, अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं शक्ति गोहिल, वो पटना पहुंचे हैं, आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पीछे कुछ दिनों में देखने में आया कि एक तरीके की दबाव की राजनीति बनाई जा रही है अपने वर्तमान साथियों पर और कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने के लिए दूसरे दरवाजे भी खोले जा रहे हैं। जैसे गोहिल जी ने एलजेपी के जो चिराग पासवान है उनको आमंत्रण दिया है कि आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है। महागठबंधन में जीतन राम मांझी हैं, वो अभी इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। और अभी कहीं ना कहीं सारे पत्ते जो हैं वो आरजेडी, क्योंकि बड़ा दिख रहा है तो आरजेडी के हाथ में। आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये महागठबंधन बनेगा तो क्या स्वरूप होगा और इसकी संभावनाएं कैसी क्या है? देखिए अतुल जी, महागठबंधन का एक अर्थ हम ये ले सकते हैं कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन बिहार में इस समय है, जेडीयू बीजेपी और बीजेपी के साथ चूंकि केंद्र में एलजेपी भी है, जेडीयू भी है, तो एलजेपी को भी ले लें तो बीजेपी और एलजेपी अलावा पार्टियां हैं वो एक महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रही हैं। और जाहिर की पार्टियों की महत्वाकांक्षा अलग अलग है। आरजेडी का चूंकि बहुत ज्यादा स्टेक इस मौजूदा सरकार में करीब 2 साल तक रहा है और आरजेडी के जो इस समय लालू परिवार के जो मुखर चेहरे हैं, उन्हें जो प्रखर चेहरा बनाने की प्रयास पार्टी नेता कर रहे हैं और लालू यादव जी की महत्वाकांक्षा और उनकी मां की महत्वाकांक्षा भी यही है कि तेजस्वी बिहार में लालू प्रसाद यादव के विकल्प के तौर पर स्वीकार किए जाएं। तो जेडीयू ने, आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को स्पष्ट तौर पर अगर गठबंधन बनता है और गठबंधन सत्ता में शामिल होने की चाबी गठबंधन के पास अगर आती है तो आरजेडी ये चाहती है, चाहेगी भी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पर उभरे, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस नाते भी ये बनती है। लेकिन जीतन राम मांझी भी, आपको याद होगा कि एक कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं और अनुभव के मामले में वे तेजस्वी यादव से या पार्टी के दूसरे नेताओं से काफी आपको आगे मानते हैं। तो वो भी अभी हालांकि मुखर नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। जब आज दिल्ली में उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि आप अगर महागठबंधन बनता है तो विपक्षी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, तो उन्होंने ये सवाल का जवाब टाल दिया एक तरह से कि जो गठबंधन बनेगा उसकी जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी होगी, समन्वय समिति होगी, तालमेल समिति होगी, इस मामले में वही फैसला करे। अभी कोई फैसला, अभी कुछ उन्होंने कहा नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस भी अब बहुत बदहाल स्थिति में बिहार में रह चुकी है, बहुत ज्यादा हाशिए पर सिमट गई है। तो बिहारी जो हैं केंद्र की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल, वे आज सदाकत आश्रम में पटना में हैं, कल भी थे। और 3 दिन
गए हैं कि ताकि पार्टी में कोई नई जान फूंक सकें, एक नई रणनीति बना सकें, तो वे किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोपेगेट करने की स्थिति में तो नहीं है। फिर में क्या चल रहा है ये भी बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात सामने नहीं आई है। तो अब मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का ही सवाल नहीं है, और भी कई प्रश्न हैं। सीट शेयरिंग के ऊपर भी काफी घमासान सारे दलों में होगा। वामपंथी दल भी चाहेंगे कि उन्हें भी एक ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिले। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर 10 तारीख तक कांग्रेस ने कोई अपना फैसला नहीं ली तो 11 जुलाई को, यानी अब ज्यादा दिन नहीं है, आज 8 जुलाई है, कल जीतन राम मांझी अपना दिल्ली से पहुंच, तो 11 जुलाई तक हम देखें। और 11 जुलाई को अगर कहा है जीतन राम मांझी ने स्पष्ट चेहरा गठबंधन को लेकर स्पष्ट आकार आएगा, तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या उसमें पूरे मन से अंदर आने के लिए तैयार है या नहीं है। उसके बाद फिर कोई ठोस सियासी टिप्पणी इस करने की स्थिति में हम लोग होंगे। जी, आप जो अभी स्थिति दिख रही है इसमें ये तो है कि भाई अभी लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं और शायद सीटों के नंबर का नेगोशिएशन करना चाहते हो कि भाई किस प्रकार से अधिक से अधिक सीटें किसके हिस्से में आए। इसके लिए एक दबाव की राजनीति और एक मोलभाव की जो अभी बातचीत हो रही है। अनीता जी, जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि भाई जैसे एनडीए ने घोषित कर दिया है कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे, अगले नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में सामने रख ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन के सामने जो संकट आने वाला है कि ये जो जोड़ घटाव होगा उसमें क्या सीटों के साथ साथ कहीं मुख्यमंत्री पद के दावे पर भी कोई पेंच फंसेगा, या फिर ये चुनाव के बाद जो स्थिति होगी उसमें मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। अगर दूसरी स्थिति होती है तो क्या इस महागठबंधन के जीतने की संभावनाएं क्या होती है? बिहार की जनता बिना मुख्यमंत्री के नाम को कितना समर्थन देती है महागठबंधन को, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, क्या राय है? देखिए, अभी एक बहुत ही मजेदार स्थिति हुई है। आप देखेंगे कि जब भी स्टेट इलेक्शन हुआ है, अगर किसी भी स्टेट में बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा अगर घोषित नहीं किया जाता है तो कांग्रेस या बाकी पार्टियां बार बार आड़े हाथ लेती हैं कि इस पार्टी के पास तो कोई अपना कोई चेहरा नहीं है। हाँ, ये मोदी के नाम पे बस इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ऐसे को क्या दे पाएगी। लेकिन बिहार की स्थिति देखें तो जो पार्टी सरकार सत्ता की संभागी रही है 2 साल तक और सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी है 80 नंबरों के साथ, वो भी आज इस स्थिति में नहीं बिहार में ना कोई चेहरा प्रस्तुत कर सके मुख्यमंत्री के, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस जो उसकी अलायंस पार्टी है, उनके पास भी वो अहोपहो की स्थिति में कि आखिर वो चेहरा किसको पोर्ट्रे करेंगे। अपने अपने चेहरे की बात कभी भी कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस बार बार किसी दूसरी पार्टी है कि आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, हम इलेक्शन में के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री होगा कौन। जितिन राम मांझी भी अगर हम देखें जो हम है, वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वो बोल सकते हाँ मैं मुख्य। हालांकि नीतीश कुमार के सहभागी रहे हैं जितिन राम मांझी। नीतीश कुमार के ऊपर ऐसी संकट की घड़ी आई थी तो सबसे ज्यादा नीतीश ने अगर किसी विश्वास किया था वो जितिन राम मांझी पे किया था। और अपनी जगह जैसे कि जब सबसे ज्यादा संकट में लालू प्रसाद थे तो रबड़ी देवी पर विश्वास करते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया था। एक ऐसी स्थिति जब जेडीयू के सामने थी तो नीतीश कुमार ने जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री के तौर पे वहां पे अपनी जगह पे बैठाया था। लेकिन उस वक्त में कहीं ना कहीं उस विश्वास को आघात पहुंचा था और जितिन राम मांझी जो है वो अपने जिस जो जो एक बॉन्डिंग उसमें कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हावी हो रही थी और वो जो विश्वास था वो टूट गया था, जिसके बाद जेडीयू के पार्ट नहीं रहे जितिन राम मांझी और उन्होंने पार्टी बनाई। और जब उसके बाद का इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन हुआ और लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उन्होंने महागठबंधन के साथ जाने का नाम लिया। लेकिन इस गठबंधन जितिन राम मांझी को यह एहसास हो चुका है कि अगर मैं इस तरह से लड़ रहा हूँ तो अब मेरा कोई वजूद नहीं रह जाए, क्योंकि मैं अपने दम पे कोई नंबर ला नहीं पा रहा हूँ और महागठबंधन में मेरे तो बन नहीं पा रहा है। मैं सत्ता का भी भोगी
पा रहा हूँ। तो ऐसे में वो दिशा निर्देश अपनी तय करना चाहते हैं कि आखिर कोई वो रास्ता मिले जो कि उनको सत्ता का की सहभागिता में या तो नीतीश कुमार के साथ उनकी नजदीकियों को बढ़ावा मिले, या उस नेगोशिएशन पे पहुंचे जहां पे उनका मान सम्मान एज अ सीनियर लीडर बना रहे। तो ये बहुत ही जो महागठबंधन की स्थिति है, जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, वो हर 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 एक स्टेप के बाद एक खाई नजर आ रही है, हर एक स्टेप के बाद एक खाई नजर आ रही है। विश्वास तो कहीं भी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहा है, ना ही पार्टी के बाहर दूसरी पार्टी के साथ, ना ही पार्टी के अंदर अपनी पार्टी के साथ। शक्ति सिंह गोहिल गए हुए हैं वहां पे बिहार में, सदाकत आश्रम में जब जाते हैं तो वहां पे एक पार्टी की बैठक, वो जो वो जगह है वो बड़े ऑफिसर के लिए माना जाता है। लेकिन पिछली बार जब शक्ति सिंह गोहिल वहां पे गए की थी तो शक्ति सिंह गोहिल को उनके अपने ही कार्यकर्ता था सदाकत आश्रम में ही शक्ति सिंह गोहिल की पिटाई हो गई थी। तो वहां पे आज क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि इस महागठबंधन की जो उथल पुथल वाली स्थिति बनी हुई है, उसमें आखिर वो कौन सा रास्ता, मिडिल पाथ, जहां पे सारे लोग एक जगह आके वन प्लेटफॉर्म पे आके कोई अपनी राय बना सकेंगे और एक चेहरे पे लड़ सकेंगे, या बिना चेहरे के गठबंधन आगे बढ़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जितिन मांझी ने जब ये कह दिया है कि 10 तारीख तक अगर कुछ बनती है या कांग्रेस की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आता, बैठक महागठबंधन को लेकर के नहीं होती है, तो बात है कि वो इस पे विचार करेंगे, तब अपना तो वो पत्ता क्या होगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जितिन राम मांझी को पता है जेडी के साथ उनकी जो मेल जोल है वो उनको रात नहीं आएगा और उनके साथ बढ़ना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। तो जितिन राम मांझी, हालांकि पिछली बार इलेक्शन को देखे तो उनको ज्यादा सीटें नहीं आई थी, कुछ 1 या 2 सीटें आई थी हमको, उस 1-2 सीट को लेकर के जितिन राम मांझी कितनी महत्वाकांक्षाएं पालते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ऐसी पूरी सिचुएशन में एक बात तय है कि बीजेपी फिलहाल जो बन रहा है, बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है एलजेपी का, जिसे एनडीए हम बोलते हैं, वो अपर हैंड पे नजर आ रही है। और ऐसे में वो सारे अपने पत्ते खोलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। महागठबंधन एक जगह पे कहाँ जाए कहाँ ना जाए वो सोच रही है। और अगर ये जो स्थिति कुछ दिन और बनी रही तो शायद बिहार में इस बार का इलेक्शन एक तरफा हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक अनिता जी, आप जो कह रही हैं कि महागठबंधन अभी बड़ी अनिश्चय की स्थिति में है और अभी उसकी कोई तस्वीर भी बहुत ज्यादा स्पष्ट होती दिखाई नहीं दे रही। तेजस्वी यादव ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश को कुछ मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। उससे कहीं ना कहीं एक चीज ये भी ध्यान में आ रही है कि उन्होंने कहा कि भाई कोरोना की लड़ाई में बिहार पीछे है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। उन्होंने कहा कि भाई सीएम ऑफिस तक, सीएम आवास तक कोरोना पहुंच गया है, क्योंकि वहाँ अच्छा जिस प्रकार से सीएम का कोरोना टेस्ट हुआ और 2 घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, वो कहते हैं कि ये आम जनता के लिए भी होना चाहिए। फिर दूसरा वो भी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जो चुनाव चाहते हैं वो लाशों के ढेर पर चाहते हैं। तेजस्वी ने ये भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा चुनाव कराने के लिए और या चुनाव की तैयारी के लिए ये कोई समय नहीं है, आप डिजिटल रैलियां कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने और एक इमोशनल कार्ड भी खेला कि भाई मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मेरी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कोरोना हो जाए और वो बाहर जाकर चुनाव मनाओ की तैयारी उन्होंने, तो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी खेलने का प्रयास किया है। तो कहीं एक ये भी हो सकता है कि वो एक एजेंडा सेट करे। मैं रवि जी आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि अगर ये महागठबंधन और ये जो एनडीए और का यूपीए का है, इसके अलावा भी कोई विकल्प दिखाई देता है? क्योंकि पीछे सुनने में आया कि यशवंत सिन्हा कुछ कोशिश कर रहे हैं कि एक तीसरा कुछ वो बनाए, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो आपने जो कही कि तेजस्वी यादव अब हर मामले को मुद्दा बना है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मुखर हैं। अभी हाल में ही कोरोना को लेकर बताया, कोरोना को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ लगातार तड़ातड़ 8-10 ट्वीट एक ही दिन में किए और कोरोना को चुनावी मुद्दा बनाने का पूरा उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे ये
सा बड़ा अजीब सा लगता है। एक बिहार की बीमारी नहीं है, बिहार की कोई बीमारी को लेकर अगर वो ट्वीट करते, पूरी दुनिया ये वैश्विक महामारी है, इससे अमेरिका नहीं पल्ले, अमेरिकी सरकार नहीं पार पा रही है, विदेश जो दुनिया की महाशक्तियां हैं वो जूझ रही हैं इससे, तो बिहार में ये कितना चुनावी मुद्दा उसको बना पाएंगे, मुझे मुश्किल लगता है। रही बात तीसरे किसी मोर्चे की, तो जी हाँ, जाहिर है कि यशवंत सिन्हा बिहार की यात्रा पर हैं, उनके साथ कुछ लोकल सपोर्ट भी है। जहानाबाद के जो एमपी अरुण कुमार और कुछ लोग भी उनके साथ में हैं, और उन्होंने बाकायदा पटना के जो मेन चौक है, शायद गोलंबर उसको बोलते हैं, वहां से कल अपना एक जत्था लेकर बिहार के जिलों में अगले 10 दिनों तक के लिए निकले हैं। और उन्होंने एक बाकायदा नारा भी दिया है, वो है कि बिहार आओ, बेहतर बिहार बनाओ। यानी कुछ बार क्रिएटिव से, मुझे लगता है उन्होंने क्रिएटिव आदमी से सलाह ली होगी, वो बी 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 का एक संगम बना करके उन्होंने एक नारा दिया है। शायद मंशा ये होगी कि आम बिहारी की जुबान पर वो नारा चढ़े। लेकिन यशवंत सिन्हा का क्योंकि जमीनी जनाधार उस तरह का नहीं है, तो मुझे ये विरोध, उनका सैद्धांतिक विरोध ज्यादा लगता है सत्ता गठबंधन का। ये कितना डेंट मारेगा चुनाव में, कितना इनके इनके कुछ उम्मीदवार खड़े होंगे नहीं होंगे, किससे हाथ मिलाएंगे, ये महागठबंधन के साथ जाएंगे या चुनाव के बाद में अपना रुख स्पष्ट करेंगे, ऐसा भी साफ नहीं किया है यशवंत सिन्हा जी ने। वो सीधे बिहार यात्रा पे निकल पड़े हैं। तो अब और दूसरी बात ये भी है अतुल जी, हम महागठबंधन की या गठबंधन की जो बातचीत कर रहे थे, तो पिछले दिनों हमने एक महाराष्ट्र मॉडल भी देखा कि गठबंधन बाकायदा था और सत्तारूढ़ गठबंधन को ज्यादा मिली, उसके बावजूद बीजेपी से अलग होकर के शिवसेना ने महाराष्ट्र जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनकी गोदी में जाकर सीएम की सीट हथिया ली, हासिल कर ली। तो गठबंधन की नैतिकता और अनैतिकता का जो सियासत है, उसमें अब शायद कोई बहुत ज्यादा दखल रह नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अब पहली बात तो हमें 11 तारीख का इंतजार करना चाहिए कि क्या महागठबंधन की कौन सी शेप, वो आयताकार होने वाला है, गोलाकार होने वाला है या होने वाला है, वो शेप क्या उसकी होने वाली है, ये 11 यानी 3 दिन बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो आउटलाइंस पे हम लोग, मैं, अनीता और आप ज्यादा स्पष्टता के साथ बात कर पाएंगे। जी बिल्कुल रवि जी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भानुमति का कुनबा कैसे जुड़ेगा या बीरबल की खिचड़ी कैसे पकेगी बिहार की राजनीति में। अब ये समीकरण किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहेंगे या क्या बनेंगे या बिगड़ेंगे। अनीता जी, जिस बात पे हम बात कर रहे थे कि जो रवि जी भी कह रहे थे कि जो एक तीसरा मोर्चा बन सकता है, तो यशवंत सिन्हा की क्या प्रासंगिकता आज की तारीख में बिहार की राजनीति में है? क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कमाया खाया है वो एनडीए के साथ खाया है, और अब क्या क्या वो इतने सक्षम है कि वो, सबसे पहली बात तो कि आरजेडी में तेजस्वी को ही चुनौती दे सके कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, या ये बिल्कुल ऐसी ही है कि आप टाइम पास एक तीसरे मोर्चे की कवायद है। अब बात यशवंत सिन्हा की, आप तो मैं बताती हूँ कि यशवंत सिन्हा को हम गाहे बेगाहे देखते हैं, अचानक से बिन मौसम बरसात की तरह जाते हैं, फिर कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बरसते भी ऐसे हैं कि किसी का बदन भी दिखता, वो बरस जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चला कि वो बरस के चले गए। तो ऐसी बरसात होती है उनकी, कभी पार्लियामेंट के सामने बैठ जाते हैं, कभी कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं, और वो बयान भी बड़ा धमकी भरा होता है कि केंद्र सरकार को समझना चाहिए, मोदी सरकार को समझना चाहिए कि ऐसे वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। और फिर तो ये जो गया राम वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिना किसी सतह के, बिना किसी धरातल के। और वो अगर यशवंत सिन्हा के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को हम देखें तो यशवंत सिन्हा कभी भी लोकल पॉलिटिक्स नहीं किए हैं, स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं की है, वो केंद्र के पॉलिटिक्स में रहे हैं। और हम देखें तो राज्यसभा के ज्यादा
वो से गए हुए मनोनीत जो सांसद होते हैं, माननीय होते हैं, वो रहे हैं। और लेकिन हाँ, ये बात रही है कि वो मंत्री बहुत बड़े बड़े रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस इन चीजों में बहुत ज्यादा है। लेकिन राजनीति राजनीति मंत्रालय की समझ से नहीं चलती। जब बात जमीनी राजनीति की करते हैं तो उसमें जूझना पड़ता है, लगना पड़ता है, जनता की एक एक भावनाओं को समझना पड़ता है। हवा किस तरफ जा रही है, उसके साथ कैसे बहना है, और बहाव ऐसा बहना है कि पूरा बहाव क्रिएट कर देना है। वो क्रिएट कर पाने में मुझे नहीं लगता कि यशवंत सिन्हा किसी भी हद तक कामयाब रहेंगे। लेकिन इसके पीछे समझना चाहिए, जब भी हम इस तरह की चीजों को आते हुए देखते हैं, प्रशांत किशोर सीन से बहुत गायब रहते हैं से। वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि एक एक अजी एक 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 नया माहौल तैयार कर देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ही देखे हैं तो लास्ट तक ये लग रहा था कि बीजेपी बहुत ही अपर हैंड में मोदी में, और पूरा हिंदुस्तान मोदी में हुआ था। जब कोई खामी निकाली नहीं जा रही थी, कोई भी इस तरह की बातें आ नहीं रही थी, कोई अपोज में बोलता नहीं था, तब भी प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक लाइन पकड़ ली थी। जब जुबान फिसली थी और बिहार के डीएनए में ऐसा है, उस लाइन पे उन्होंने पॉलिटिक्स खेली थी। तब वो आरजेडी को अपना कंसल्टेशन दे रहे थे। तो उस लाइन को इनकैश करते हुए बिहारियों की भावनाओं से वो जबरदस्त खेले। हाँ, और हर जगह इसी बात को रिपीट करते गए, इतना रिपीट किया कि बिहार को ये लगने लगा कि कोई गुजराती बिहार के डीएनए करवा रहा है। तो हम तो उसको इस ग्राउंड पे कोई मुद्दा नहीं था, कोई मोदी के अगेंस्ट नहीं था, मोदी से हर किसी को लगाव था। लाइन जो है ऐसा पिंच किया था कि पूरा बिहार का वेव जो है वो पलट गया था। तो अभी 3 महीने में प्रशांत किशोर, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा लग रहा था, महीने पहले तक, दिल्ली इलेक्शन के कुछ महीने पहले तक देखे तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अपर हैंड में है। लेकिन पासा ऐसा पलटा कि बीजेपी के पूरा फोर्स लगा था, उसके बाद भी बीजेपी के वो रिजल्ट नहीं आए जो कि आए थे। बिहार में ये दिलचस्प रहेगा कि आखिर प्रशांत किशोर चुप क्यों है, शांत क्यों है। और अगर यशवंत सिन्हा तरह से डब से गिर रहे हैं बेमौसम बरसात की तरह, तो आखिर कहीं प्रशांत किशोर का नहीं है। ये सारी चीजें देखनी होंगी। और इस बार प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले इलेक्शन में जब कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई थी, आप देखें तो लोकसभा इलेक्शन में, तो प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पे आरोप लगाया था कि उन्होंने लिटरली कहा था कि जो गधे होते हैं उनको कभी भी इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। हाँ, डफर्स को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, ये लाइन उनकी आई थी राहुल गांधी के लिए। और बोला तो ये कहीं ना कहीं ये साफ है कि इस बार जो है कांग्रेस जो है वो प्रशांत के समर्थन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती है। आरजेडी का एक्सपीरियंस अच्छा रहे तो आरजेडी उनको जरूर लेना चाहेगी। ऐसे में यशवंत सिन्हा अगर कुछ भी, मुझे तो लगता है कि अगर यशवंत मैदान में उतरते हैं तो ये बीजेपी के लिए वरदान होगा, क्योंकि यशवंत बड़बोलेपन में हमेशा ऐसा बोल जाते हैं, कंट्रोवर्सी होता है और उसको इनकैश करना बहुत आसान होता है। तो इसको बहुत लेना चाहिए एनडीए को कि है, आपका स्वागत है, आप हमारे लिए प्रचार कीजिए, आप हमारे लिए मोहरा बनिए और आपके ग्राउंड पे अपनी एक नए आयाम को तैयार करेंगे। ये जो पूरी चीजें हैं। लेकिन हाँ, अगर आप यशवंत सिन्हा की बात करें, नॉन ट्रस्ट वर्दी पॉलिटिशियन जो है वो कहा जाएगा, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हैं, दूसरे के कंधे पे सर अपना रख आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कदम यहाँ पे कि बिहार में कितना कामयाब होगा ये तो मैं आज भी बता सकती हूँ कि 0 लेवल पे रहेंगे वो। लेकिन फिर भी वक्त है, राजनीति में कब कैसे करवट लेती है राजनीति, ये कहना बहुत मुश्किल काम होता है। चलिए अनीता जी, मुझे क्या लगता है कि अनीता जी, जो आप तुरंत ही 0 दे रही हैं कि वो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, मुझे लगता है उसके लिए भी थोड़ा जल्दी है, थोड़ा माहौल गर्म होना चाहिए, थोड़ा चीजें खड़ी होनी चाहिए। तो जो चर्चा में निकल कर आ रहा है वो इस प्रकार से है कि सस्टेन नहीं कर पाते, जो महागठबंधन है वो उसकी जो जिस प्रकार की दशा और दिशा बनती है आने वाले समय में स्पष्ट होगी। आज कांग्रेस की मीटिंग का क्या फैसला रहता है और उसके बाद जीतन राम मांझी ने
जो 11 तारीख तक इंतजार करने के लिए बोला है उसका रहता है। तो इन सभी चीजों पे एक नजर रखेंगे, लेकिन मोटा मोटा सा जो एक प्रारूप निकल कर आ रहा है, जो एक निकल कर आ रहा है चुनावी, जिस तरीके से चुनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, तो मुद्दे किस प्रकार के रहने होंगे। जैसे तेजस्वी जी ने कोरोना के इर्द गिर्द ही सारी चीजें खेल दी, अभी बड़ी बातें नहीं हो रही है, चीजें हैं, तो अभी बहुत सारे मुद्दे भी निकल कर आएंगे, बातें भी निकल कर आएंगी, कुछ वादे नहीं निकल कर आएंगे, कुछ इरादे नहीं निकल कर आएंगे। उन सभी चीजों पर हम आपको निरंतर अपडेट करते रहेंगे बिहार अपडेट में। आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके मन में भी कोई बात, कोई विचार है, कोई ऐसा मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि हम आपके नेताओं से पूछें, उनको वो एजेंडा दें, तो आप हमें biharupdate@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रवि जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। अनीता जी, आपका भी धन्यवाद। आज के लिए बिहार की चुनावी डायरी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद।